नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रिश्तों में प्रभाव डालने के कुछ बेहद विवादास्पद मनोवैज्ञानिक तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये तरीके सुना है मैकियावेली के विचारों से प्रेरित हैं और दावा करते हैं कि रिश्तों में शक्ति संतुलन बदल सकते हैं, खासकर जिन्हें कुछ स्रोत किसी भी महिला को नियंत्रित करने की रणनीतियों जैसा कुछ कहते हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसमें इन युक्तियों का जिक्र है, तो आज हमारा लक्ष्य है इन रणनीतियों को समझना कि है क्या असल में, कैसे काम करती हैं और सबसे जरूरी इनके नैतिक पहलू क्या हैं। बिल्कुल, समझना जरूरी है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मतलब जानकारी बढ़ाने और बचाव के लिए है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कहना। इसका मतलब किसी भी तरह के हेरफेर या भावनात्मक शोषण को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं। इस ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। सही कहा। सहमति, आजादी और सम्मान, ये किसी भी आपसी मेलजोल में सबसे ऊपर होने चाहिए, हमेशा। तो इन तथाकथित हैक्स को समझने के लिए शायद हमें थोड़ा सा मैकियावेली के बारे में जानना होगा कि उनके विचार यहाँ कैसे जुड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी पृष्ठभूमि जरूरी है। देखिए, निकोलो मैकियावेली वो 15वीं-16वीं सदी के इटालवी विचारक थे। उनकी किताब द प्रिंस बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो किताब असल में राजनीतिक शक्ति, रणनीति और जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं उस पर है। उनका तर्क था कि एक असरदार शासक को कभी-कभी सत्ता बनाए रखने के लिए आम नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, तो ये तो राजनीति की बात हुई, रिश्तों से कैसे जुड़ा ये? वही तो बात है। जब इसी सोच को आपसी रिश्तों पर लागू किया जाता है तो कुछ लोग या कुछ स्रोत रिश्तों को भी एक तरह की छोटी सत्ता प्रणाली की तरह देखने लगते हैं। सत्ता प्रणाली रिश्तों में की दुनिया में लाए जा रहे हैं। और हमारे स्रोत यही कह रहे हैं कि रोमांटिक रिश्तों में असर डालना सिर्फ मीठी बातें करना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये बहुत सूक्ष्म है, जैसे मनोवैज्ञानिक फ्रेमिंग, भावनात्मक लीवर का इस्तेमाल, अप्रत्याशित होना और बिना सीधे दबाव डाले नियंत्रण पाना। लक्ष्य ये बताया गया है कि दूसरा व्यक्ति आपकी राह पर चले पर उसे ये महसूस भी ना हो कि उसे चलाया जा रहा है। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, अजीब और चिंताजनक भी। ये शब्द नियंत्रण, लीवर, ये अपने आप में चेतावनी जैसे हैं। देखिए, ये रणनीतियां आकर्षक लग सकती हैं क्योंकि वो शक्ति का एहसास दिलाती हैं, लेकिन उनमें रिश्तों की जो असली बुनियाद है उसे खोखला करने की पूरी क्षमता है। बिल्कुल। तो चलिए इन तथाकथित हैक या युक्तियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें सिर्फ तकनीक न कहकर शायद मनोवैज्ञानिक दांव पेच कहना ज्यादा सही होगा। हाँ, ये बेहतर शब्द है। हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि समझना आसान हो। पहला शायद धारणा प्रबंधन मतलब परसेप्शन मैनेजमेंट से जुड़ा है। इसमें पहली तकनीक है भावनात्मक फ्रेमिंग और संदर्भ नियंत्रण। जी। मतलब आप सीधे सीधे किसी को कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि आप बातचीत के आसपास का जो माहौल है, जो भावनात्मक रंग है, उसे तय कर रहे हैं। बिल्कुल, आप स्थिति को फ्रेम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिल रहे हैं, आप उसे कह सकते हैं चलो बस यूं ही मिलते हैं मजे के लिए, या आप उसे एक गंभीर मुलाकात का रंग दे सकते हैं। और इससे फर्क पड़ता है कि वो मेरे व्यवहार को कैसे देखेंगे। बहुत ज्यादा। ये भावनात्मक फ्रेम एक तरह के कंटेनर की तरह काम करते हैं। एक बार किसी ने वो फ्रेम मान लिया तो वो उसी चश्मे से आपके शब्दों, आपके कामों, यहाँ तक कि आपकी खामोशी को भी देखेगा। हमारा दिमाग संदर्भ पर बहुत निर्भर करता है। एक ही बात या एक ही व्यवहार अलग अलग संदर्भ में बिल्कुल अलग मतलब रख सकता है। जैसे आपने कहा, अगर आप मुलाकात को बस दोस्तों की तरह घूमना फ्रेम करते हैं तो शायद सामने वाला ज्यादा सहज हो, खुलकर बात करे। वहीं डेट का फ्रेम शायद थोड़ा दबाव बना दे। अच्छा, तो जितना ज्यादा आप होशियारी से इस संदर्भ को बदल सकते हैं, मजाकिया से गंभीर या चंचल से गहरा, उतना ही ज्यादा आप उनकी भावनात्मक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। एक तरह से आप माहौल को नियंत्रित कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप बातचीत का स्टेज पहले से तैयार कर रहे हैं। कुछ वैसा ही। इसी धारणा प्रबंधन से जुड़ी एक और तकनीक है कमी और रहस्य। ये थोड़ी अजीब लगती है, मतलब आप किसी के करीब जाना चाहते हैं लेकिन आप पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं, थोड़ा रहस्यमयी बन रहे हैं। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान काफी सीधा है। कमी यानी स्कैर्सिटी चीजों का कथित मूल्य बढ़ा देती है, जैसे अर्थशास्त्र में होता है। बिल्कुल।
वही सिद्धांत यहाँ रिश्तों पर भी लागू किया जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि वो आपको पूरी तरह से जानता नहीं है या समझता नहीं है, तो वो शायद ज्यादा निवेश करेगा, ज्यादा जानने की कोशिश करेगा, आपके बारे में ज्यादा सोचेगा। और रहस्य, वो कल्पना के लिए जगह छोड़ता है। हमारा दिमाग अक्सर खाली जगहों को अपनी इच्छाओं और जिज्ञासाओं से भरता है। सामने वाला आपके बारे में अपनी कल्पनाएं आप पर प्रोजेक्ट कर सकता है, और इससे आकर्षण शायद असलियत से कहीं ज्यादा बढ़ जाए। मतलब थोड़ा सा पीछे हटना असल में ज्यादा ध्यान खींच सकता है ना? हाँ, कुछ हद तक। और शायद इसी से जुड़ा है वो हैक नंबर 9, समरूपता और प्रतिबिंब, मिररिंग जिसे कहते हैं, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। जी, मिररिंग यानी आप सामने वाले के भावनात्मक संकेतों, उनके मूल्यों, उनके भाषा को एक तरह से आईने की तरह दिखाते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हम उन्हें समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मिररिंग से तालमेल बनता है। जब कोई हमें मिरर करता है, हमें लगता है कि हमें समझा जा रहा है, हम ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आप सिर्फ नकल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं? आप धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी मनचाही दिशा में हल्के बदलाव लाते हैं, शायद बातचीत के विषय में या भावनात्मक लहजे में, क्योंकि तालमेल तो पहले से बना हुआ है, तो सामने वाला अनजाने में आपके नेतृत्व को फॉलो कर सकता है। ओहो, मतलब आप उन्हें अपनी दिशा में ले जा रहे हैं बिना बताए। एक तरह से हाँ, आप रिश्ते की गति को गाइड कर रहे हैं। तो ये तीनों तकनीकें, फ्रेमिंग, रहस्य और मिररिंग, ये मूल रूप से इस पर है कि दूसरा व्यक्ति आपको और स्थिति को कैसे देखता है। ज्यादातर धारणा का खेल है। अब दूसरे समूह की बात करते हैं। ये शायद व्यवहार को सीधे प्रभावित करने पर ज्यादा जोर देता है। इसमें एक बहुत चर्चित और मैं कहूंगी विवादास्पद तकनीक आती है, भावनात्मक अप्रत्याशितता और परिवर्तनशीलता। हाँ, ये शायद सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है। क्यों? विचार ये है कि लगातार एक जैसा व्यवहार, जैसे हमेशा बहुत अच्छा होना या हमेशा बहुत ध्यान देना, वो आरामदायक तो होता है, पर शायद जुनून या गहरा आकर्षण पैदा नहीं करता। अच्छा। इसके बजाय ये तकनीक कहती है कि अप्रत्याशित भावनात्मक बदलाव लाओ। कभी बहुत गर्मजोशी दिखाओ, कभी थोड़ी दूरी बना लो। सूक्ष्म ठंडे गर्म बर्ताव का मिश्रण। ये गहरी दिलचस्पी जगा सकता है, ये उतार चढ़ाव, ये हैरानी, ये व्यक्ति को लगातार आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सुन के मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। क्या ये वो पुश पुल जैसा नहीं है जिसके बारे में सुनते हैं, जहां आप किसी को करीब खींचते हैं और फिर दूर धकेल देते हैं? बिल्कुल, ये वही है। व्यवहारिक मनोविज्ञान में से इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, मतलब रुक रुक कर इनाम मिलना। हाँ। और ये पैटर्न बहुत शक्तिशाली हो सकता है, जैसे जुए की लत होती ना। हाँ। कुछ वैसे ही व्यक्ति लगातार उस अच्छे पल का इंतजार करता रहता है और इस कोशिश में भावनात्मक रूप से फंस जाता है। ये किसी को भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर रखता है। वो हमेशा ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। और यहीं पर हेरफेर का खतरा बहुत बढ़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। ये तकनीक बहुत आसानी से भावनात्मक शोषण का रूप ले सकती है। यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये जानना वाकई जरूरी है। इसी समूह में एक और तकनीक है, चुनाव का भ्रम। हाँ, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मतलब सीधे आदेश नहीं देना, बल्कि ऐसे विकल्प देना जिनके दोनों नतीजे आपकी पसंद के हों। जी, ये सामने वाले को स्वायत्तता का, मतलब आजादी का भ्रम देता है, जबकि फैसला आप ही नियंत्रित कर रहे होते हैं। क्लासिक उदाहरण है, क्या तुम चाहोगे कि हम गुरुवार को मिलें या शुक्रवार को? इसमें क्या चालाकी है? चालाकी ये है कि पूछने वाला ये मानकर चल रहा है कि मिलना तो तय है, सवाल सिर्फ दिन चुनने का है, ये पूछने के बजाय कि क्या तुम मिलना चाहोगे। अच्छा, हाँ समझी। इससे सामने वाले को लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है क्योंकि वो चुन रहे हैं, लेकिन असल नतीजा यानी मिलना वो तो पहले ही तय हो गया। ये प्रतिरोध को कम करने का एक बहुत सूक्ष्म तरीका है। मार्केटिंग में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। और फिर वो कमी वाला सिद्धांत है, स्कैसिटी, जिसका जिक्र हमने रहस्य के साथ किया था, पर ये व्यवहार पर भी लागू होता है, मतलब अपनी उपलब्धता कम करना। हाँ, ये सिर्फ रहस्य बनाने तक सीमित नहीं है, ये सचमुच अपनी उपलब्धता कम करने के बारे में भी है। अगर आप हमेशा हर वक्त मौजूद हैं तो आपकी अहमियत शायद थोड़ी कम हो जाए, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। लेकिन अगर आपका समय या ध्यान सीमित है तो लोग उसे पाने के लिए ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। ये व्यस्त होने का सिर्फ दिखावा करना नहीं है, बल्कि सचमुच अपनी जिंदगी और अपनी सीमाओं को प्राथमिकता देना है, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि दूसरे आपको ज्यादा महत्व दें। ठीक है, अब तीसरे समूह पर आते हैं। ये निवेश और प्रतिबद्धता से जुड़ा लगता है। इसमें #5 है,
निर्भरता या भावनात्मक निवेश बनाना। क्रिएट डिपेंडेंसी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, यानी सामने वाले को आप में निवेश करने के लिए उकसाना, भावनात्मक रूप से, समय के लिहाज से, मानसिक रूप से भी। इसके पीछे का विचार थोड़ा थोड़ा संक कॉस्ट फैलेसी जैसा है। वो क्या होता है? मतलब हमने जिस चीज में जितना ज्यादा निवेश कर दिया होता है, पैसा, समय, भावनाएं, उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल लगता है, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो। अच्छा। रिश्तों में इसका मतलब हो सकता है कि आप सामने वाले से छोटी छोटी मदद मांगे, उनसे सलाह लें, उन्हें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे किस्सों में शामिल करें। हर बार जब वो आपके लिए कुछ करते हैं, थोड़ा समय या भावनाएं लगाते हैं, तो उनका निवेश बढ़ता जाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे अपनी पहचान, जैसे अपने लक्ष्य, अपने मूल्य, अपनी कहानियां, उनकी पहचान के साथ मिलाने की कोशिश करना, ताकि उन्हें लगे कि आप दोनों गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ाव और निवेश उन्हें रिश्ते से बाहर निकलने में हिचक पैदा करेगा। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। उन्हें लगेगा कि उन्होंने इतना कुछ लगा दिया है, अब पीछे कैसे हटे। ये सुनने में थोड़ा कैलकुलेटेड, मतलब गणनात्मक सा लग रहा है। क्या ये सचमुच किसी को फंसाने जैसा नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही महीन रेखा है। स्वस्थ रिश्तों में आपसी निवेश तो होता ही है, वो स्वाभाविक है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब इसे जानबूझकर एक रणनीति के तहत किया जाए, सिर्फ दूसरे को बांधे रखने के लिए, तो ये निश्चित रूप से गणनात्मक है और हेरफेर करने वाला भी। यहां नियत का सवाल बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं चौथे समूह की, जो सीधे तौर पर शक्ति संतुलन से जुड़ा है। इसमें मैकियावेली का वो मशहूर विचार आता है, भय बनाम प्रेम। हाँ, फियर वर्सेस लव। मैकियावेली ने कहा था राजनीतिक संदर्भ में कि प्यार किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है डर पैदा करना। स्रोत कहते हैं कि कुछ ऐसा ही भावनात्मक रिश्तों में भी हो सकता है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, कठोर है और इसे बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। स्रोत का तर्क शारीरिक या हिंसक डर का नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो फिर कैसा डर? बल्कि ये हानि का डर, दूरी का डर, या आपकी स्वीकृति खो देने का एक हल्का, शायद अवचेतन डर पैदा करने के बारे में। विचार यह है कि लगातार मिलने वाले प्यार और स्नेह की तुलना में कभी-कभी पीछे हट जाना, थोड़ी दूरी बना लेना या भावनात्मक रूप से थोड़ा कम उपलब्ध होना, ये ज्यादा भावनात्मक वजन पैदा कर सकता है। ये डर कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें या उनसे दूर ना हो जाएं, ये उन्हें ज्यादा चौकन्ना रख सकता है, शायद आपकी इच्छाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। लेकिन ये तो आग से खेलने जैसा हुआ ना? बिल्कुल, बिल्कुल आग से खेलने जैसा है। ये बहुत आसानी से एक जहरीला माहौल बना सकता है और विश्वास को पूरी तरह खत्म कर सकता है। यहाँ जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। ये वाकई खतरनाक जोन है। इसी शक्ति संतुलन से जुड़ी एक और तकनीक है, चुप्पी, अनुपस्थिति और रणनीतिक वापसी। साइलेंस, एब्सेंस एंड स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। हाँ, मतलब कभी-कभी कुछ ना करना या पीछे हट जाना ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल। लगातार बोलते रहना या हर वक्त मौजूद रहना कभी-कभी आपकी अहमियत कम कर सकता है, ऐसा माना जाता है। चुप्पी एक बहुत शक्तिशाली संदेश हो सकती है। कैसा? ये असहमति जता सकती है, निराशा दिखा सकती है, या ये संकेत दे सकती है कि आप सोच रहे हैं बिना एक शब्द कहे। और रणनीतिक रूप से खुद को अनुपस्थित करना, चाहे शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से, ये दूसरे व्यक्ति को आपकी कमी महसूस करा सकता है। उन्हें उनकी अपनी भावनाओं और रिश्ते में आपकी क्या अहमियत है, इसका सामना करने पर मजबूर कर सकता है। तो ये शक्ति संतुलन बदलने का एक तरीका हो सकता है, खासकर अगर लगता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। हाँ, ये उसका एक पहलू हो सकता है। और आखिर में एक तकनीक जो शायद थोड़ी ज्यादा सकारात्मक लगे, पर है शक्ति प्रदर्शन से ही जुड़ी, सीमाएं और आत्मनिपुणता। बाउंड्रीज एंड सेल्फ मास्टरी एज पावर। यानी मजबूत आंतरिक सीमाएं होना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, आत्म अनुशासन। हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि असल में तो एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सीमाएं बनाना, अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ इसे प्रभाव डालने के एक औजार के रूप में देखा जा रहा है। जब आप उकसावे पर तुरंत भड़कते नहीं हैं, जब आप मुश्किल हालात में भी शांत और संयमित रहते हैं, तो आप एक तरह की ताकत दिखाते हैं। लोग अक्सर स्थिरता और आत्मनियंत्रण की तरफ खींचते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये कठोर या असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि अपने भावनात्मक केंद्र को बनाए रखना है। और ये स्थिरता, ये अपने आप में आकर्षक और हाँ, नियंत्रक भी हो सकती है, क्योंकि ये दिखाती है कि आप बाहरी चीजों या दूसरों की भावनाओं से आसानी से हिलते नहीं हैं। तो ये थी वो लगभग 9 मुख्य तकनीकें जो स्रोत सामग्री बता रही है। जी,
चलिए अब कुछ काल्पनिक उदाहरणों से इन्हें थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और मैं फिर दोहरा दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, हम इनका समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये सिर्फ चित्रण है। जैसे रहस्य और अनुपस्थिति। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1-2 दिन के लिए टेक्स्ट मैसेज का जवाब देना कम कर देता है या बंद कर देता है। दूसरा व्यक्ति सोचने लगता है, क्या हुआ? फिर वो पहला व्यक्ति अचानक सामान्य रूप से बात करने लगता है, कोई सफाई नहीं देता। स्रोत के अनुसार इससे दूसरे व्यक्ति का ध्यान और दिलचस्पी शायद बढ़ जाए। हाँ, ये जिज्ञासा पैदा कर सकता है। या फिर भावनात्मक फ्रेमिंग। कहीं बाहर जाते वक्त आप उसे रोमांटिक डेट नहीं कहते, बल्कि कहते हैं चलो आज एक मजेदार एडवेंचर करते हैं। इससे शायद सामने वाला कम दबाव महसूस करे, ज्यादा खुलकर पेश आए। संदर्भ बदल दिया आपने। हाँ, और चुनाव का भ्रम। ये पूछने के बजाय क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो, आप पूछते हैं क्या तुम चाहोगे कि हम आज शाम को बात करें या कल सुबह। उन्हें लगता है कि वो चुन रहे हैं। लेकिन बात तो होगी, ये आपने तय कर दिया। बिल्कुल। और वो पुश पुल, अप्रत्याशिता। एक दिन आप बहुत गर्मजोशी दिखाते हैं, अगले दिन थोड़े कम मिलते हैं या व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमेशा सम्मान के दायरे में। स्रोत का तर्क है कि ये विरोधाभास वो भावनात्मक तनाव और जिज्ञासा बनाए रख सकता है। इन उदाहरणों से ये बात साफ हो जाती है कि ये तकनीकें कितनी सूक्ष्म हो सकती हैं। हाँ, बहुत महीन। और शायद यही इनकी कामयाबी का राज भी है, अगर इन्हें कामयाब कहा जाए तो। अगर ये बहुत ज्यादा जाहिर हों, भद्दी लगें या जबरदस्ती वाली लगें, तो इनका असर एकदम उल्टा हो सकता है। मतलब सामने वाले को फौरन लगेगा कि उसके साथ चालाकी की जा रही है, और जैसे ही ये एहसास हुआ, विश्वास तुरंत टूट जाएगा, और टूटा हुआ विश्वास जोड़ना बहुत मुश्किल है। इन तकनीकों के काम करने के लिए प्रामाणिकता का एक मुखौटा जरूरी होता है। अगर वो मुखौटा गिर जाए तो नतीजा लगभग हमेशा नकारात्मक ही होता है। और यहीं पर हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, नैतिक सवाल, खतरे और बचाव। क्योंकि प्रभाव डालने की कोई भी रणनीति, खासकर जब वो रिश्तों में शक्ति का संतुलन बिगाड़ सकती है, तो वो जोखिम भले तो है ही। बिल्कुल, बहुत जोखिम भरी। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये सीधे सीधे भावनात्मक हेरफेर हैं या बन सकता है। और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। सामने वाले को गहरी चोट पहुंच सकती है, मन में कड़वाहट पड़ सकती है, वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक सकता है, जिसे बर्नआउट कहते हैं। और अगर ये पता चल जाए कि आपके साथ ये सब किया जा रहा था, तो विश्वास तो पूरी तरह खत्म। और विश्वास के बिना रिश्ता कैसा? प्रामाणिकता खो जाती है। और ये तकनीकें ये बराबरी और आपसी सम्मान पर टिके स्वस्थ रिश्तों को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। क्या इनका इस्तेमाल करने वाले के लिए भी कोई खतरा है? रुकता के वो शायद अपनी गहरी असुरक्षाओं को छिपा रहे होते हैं, या उनमें नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है। कभी कभी ये नार्सिसिस्टिक व्यवहार का भी संकेत हो सकता है। अच्छा। व्यक्ति शायद बाहर से सफल लगे, प्रभावट डालता हुआ दिखे, लेकिन अंदर से वो सच्चे प्रामाणिक रिश्ते बनाने में असमर्थ होता है। वो खुद भी इन खेलों में उलझकर रह जाता है। तो लंबे समय में ये न सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि इस्तेमाल करने वाले के लिए भी नुकसानदेह है। तो फिर नैतिक रास्ता क्या है? अगर हम इन तकनीकों के बारे में जान गए हैं, तो इसका सही इस्तेमाल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो पारदर्शिता और सहमति है, जो कि इन तकनीकों के स्वभाव के ही खिलाफ है, क्योंकि ये छिपकर काम करती हैं। सही कहा। अगर किसी को महसूस हो रहा है कि उसके साथ हेरफेर हो रहा है, तो रिश्ता वहीं खत्म समझिए। तो शायद इस जानकारी का सबसे अच्छा उपयोग खुद को बचाने के लिए करना है। बिल्कुल। ये जानना कि ये पैटर्न कैसे काम करते हैं आपको जागरूक बनाता है। और अगर हम प्रभाव की बात करें भी, तो लक्ष्य दूसरे पर हावी होना नहीं, बल्कि आपसी समझ और सशक्तिकरण होना चाहिए। नियंत्रण के बजाय आपसी विकास। हाँ, नियंत्रण करने के बजाय भावनात्मक समझ बढ़ाना, खुलकर बात करना, सहानुभूति रखना, एक दूसरे के विकास में मदद करना, ये लंबी दौड़ में कहीं ज्यादा फायदेमंद है। स्वस्थ रिश्ते विश्वास, सम्मान और सच्चाई पर बनते हैं, ना कि चालाकी भरे मनोवैज्ञानिक खेलों पर। और अगर किसी को शक हो कि शायद उन पर ये युक्तियां आजमाई जा रही हैं, तो बचाव के लिए कुछ तरीके क्या हो सकते हैं? खुद को कैसे सुरक्षित रखें? सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और सामने वाले के व्यवहार के पैटर्न को नोटिस करना। जैसे क्या आपको लगातार भावनात्मक रूप से ऊपर नीचे महसूस कराया जा रहा है? क्या बहुत ज्यादा अप्रत्याशिता है? वो पुश पुल वाला व्यवहार? क्या बातचीत का फ्रेम या दिशा अचानक बदल दी जाती है, जिससे आप असहज महसूस करते हैं? अगर ऐसा कुछ लग रहा है, तो रुककर सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात, जब आपको लगे कि कुछ अस्पष्ट है या फ्रेमिंग बदली जा रही है, तो सवाल पूछिए, स्पष्टता मांगिए, सीधे पूछिए कि इसका क्या मतलब है।
अपनी बात रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। और तीसरी और सबसे अहम बात, अपने सीमाओं पर मजबूती से टिके रहिए। किसी को भी अपनी भावनात्मक स्थिति या अपने मूल्यों को अपने हिसाब से बदलने की इजाजत मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चुनाव का भ्रम पैदा कर रहा है, तो रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या आप वाकई वो चीज करना चाहते हैं या सिर्फ दो बुरे विकल्पों में से चुन रहे हैं। उन युक्तियों को पहचानना सीखना होगा। हाँ, उन्हें पहचानिए, मन ही मन उन्हें नाम दीजिए। अच्छा, ये कमी दिखाने की कोशिश है या ये पुश पुल चल रहा है। ऐसा करने से आप भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरी बना पाते हैं और उनके खेलों में उलझने से बच जाते हैं। आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं पर आपकी अपनी पकड़, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? पहली बात तो ये कि स्रोत सामग्री मैकियावेली के विचारों से प्रेरित कई मनोवैज्ञानिक युक्तियां बता रही है। भावनात्मक फ्रेमिंग, कमी, रहस्य, अप्रत्याशितता, चुनाव का भ्रम, निर्भरता बढ़ाना, चुप्पी, सीमाएं बनाना, मिररिंग, और वो डर वाली बात भी। हाँ, वो सब। और दूसरी बात, ये तकनीकें वाकई शक्तिशाली हो सकती हैं अगर इस्तेमाल की जाएं जानबूझकर या अनजाने में भी, तो ये रिश्तों की पूरी डायनामिक्स बदल सकती हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, रिश्तों में शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। वही औजार जो प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वे विश्वास को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। असली महारत, अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें, तो शायद आत्म महारत में है। आत्म महारत मतलब खुद सुरक्षित महसूस करना, भावनात्मक रूप से जागरूक होना, सम्मान से पेश आना और दूसरों पर हावी होने की जरूरत महसूस किए बिना गहरे और सच्चे रिश्ते बनाने में सक्षम होना। यह समझना कि यह सब कैसे काम करता है आपको दूसरों की चालों से बचा सकता है, लेकिन इन्हें खुद इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है जिसके अंत में अक्सर नुकसान ही होता है। तो आखिर में बस एक विचार, इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी भावनात्मक जागरूकता बढ़ाने के लिए करें, दूसरों में हेरफेर करने वाली चालों को पहचानने के लिए करें जी, और सबसे बढ़कर स्वस्थ, बराबरी वाले और आपसी सम्मान पर टिके रिश्तों को बनाने और उन्हें गहरा करने पर ध्यान दें। ज्ञान शक्ति जरूर है, पर विवेक वो उससे भी बड़ी चीज है। और यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि आत्म जागरूकता और दूसरों को समझने की कोशिश, इसके और जानबूझकर किए जाने वाले नुकसानदेह हेरफेर के बीच वो महीन रेखा कहाँ है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को अपने रिश्तों को निभाते हुए लगातार सोचने की जरूरत है।